ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीधे रुक कर लेते बड़ी खबर का रायपुर से, जहां बलौदाबाजार हिंसा मामले में अब बड़ी कार्रवाई हुई है। जी हां, घटना को लेकर साय सरकार सख्त हो गई है। तत्कालीन कलेक्टर और एसपी को सस्पेंड कर दिया गया है। तत्कालीन कलेक्टर KL चौहान सस्पेंड किए गए हैं। तत्कालीन एसपी सदानंद कुमार को भी सस्पेंड कर दिया गया है। कार्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता पर यह गाज गिरी है। राज्य सरकार ने दोनों के निलंबन का आदेश भी जारी कर दिया है। मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का भी गठन किया गया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज CB वाजपेयी की अध्यक्षता में गठित किया गया है ये आयोग, और 3 माह के भीतर घटना की विस्तृत जांच कर राज्य सरकार को देनी होगी रिपोर्ट। 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं की जांच करेगी न्यायिक जांच आयोग। तो बड़ी खबर रायपुर से, जहां तत्कालीन कलेक्टर और एसपी को पूरे मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। KL चौहान सस्पेंड हो गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें एसपी सदानंद कुमार को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, बलौदाबाजार में जिस तरीके से हिंसा हुई थी उसके बाद अब सरकार की गाज 2 अधिकारियों पर गिरी है, क्या कुछ पूरी डिटेल्स? देखिए, बलौदाबाजार के तत्कालीन कलेक्टर और एसपी को पहले ही वहां से हटा दिया गया था, लेकिन अब उनके ऊपर निलंबन की गाज गिरी है। देर रात जारी आदेश में दोनों ही तत्कालीन एसपी और तत्कालीन कलेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही साथ रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक सदस्यीय जांच आयोग का भी गठन कर दिया। पूरे मामले को लेकर लगातार राज्य सरकार बड़ी कार्रवाई कर रही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पूरी घटना को बेहद गंभीरता से लिया था। उन्होंने लगातार बैठकें करके शांति स्थापित करने की अपील भी की थी। साथ ही साथ जो कार्रवाइयां हो रही है उसको लेकर भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे। कल एक बार फिर से सतनामी समाज के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद इस आशय का आदेश जारी हुआ। देर रात तत्कालीन कलेक्टर KL चौहान और सदानंद कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं, और साथ ही साथ जांच आयोग को लेकर भी उन्होंने दिशा निर्देश जिस तरह से दिए थे, न्यायिक जांच आयोग को भरोसा दिलाया था, तो उसको भी गठन करने का आदेश जारी कर दिया गया। CB वाजपेयी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग जो 3 महीने के भीतर जैतखम के मामले में जो जांच है वो पूरी करेगी। इसमें कौन दोषी था और क्यों कार्रवाई नहीं हो पाई, इस बात को लेकर जो जांच है वो की जाएगी। इसी विषय को लेकर सस्पेंशन जो है वो भी किया गया, क्योंकि 1 महीने तक के इस विषय को डील नहीं कर पाना बड़ी लापरवाही मानी गई, बड़ी चूक मानी गई, और यही वजह है कि कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया, सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो कलेक्टर और एसपी को सस्पेंड कर दिया गया है। गौरव, बने रहिएगा हमारे साथ। तो कार्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता के मद्देनजर सस्पेंशन का ऑर्डर निकाला गया है। अगली खबर रायपुर से, जहां बलौदाबाजार की घटना पर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आज बलौदाबाजार जाएंगे, स्थानीय लोगों से करेंगे मुलाकात, घटनास्थल का निरीक्षण करने भी जाएंगे सभी वरिष्ठ नेता। आपको बता दें तो आपको बता दें पीसी चीफ दीपक बैज और पूर्व CM भूपेश बघेल जाएंगे बलौदाबाजार। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत अन्य नेता भी होंगे रवाना राजीव भवन से। 11 बजे नेता एक साथ होंगे रवाना और सतनामी समाज के प्रतिनिधियों से भी करेंगे मुलाकात। विशेष संवाददाता गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, जिस तरीके से बलौदाबाजार में हिंसा हुई है, अब राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने भी अपनी एक कमेटी बनाई है और जिसके आधार पर पूरा निरीक्षण किया जा रहा है। क्या कुछ पूरी डिटेल्स? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार के 3 मंत्रियों ने सीधे तौर पर कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाए थे कि कांग्रेस नेताओं के संरक्षण और उनके उकसाने की वजह से भीड़ बेकाबू हुई और कलेक्टोरेट को आग के हवाले कर दिया गया। आगजनी की घटना हुई, तोड़फोड़ की घटना हुई। अब इसके बाद में इस घटना को बेहद गंभीरता से कांग्रेस ने भी लिया, और क्योंकि प्रतिपक्ष की दल है तो ऐसे में जांच समिति का गठन भी किया गया था। लेकिन आज कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता जो है, वरिष्ठ विधायक है, वो बलौदाबाजार जाएंगे। बलौदाबाजार में जाकर घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही जो सतनामी समाज के प्रतिनिधि है उनसे चर्चा करेंगे।
जो पीड़ित हुए जिनके साथ में घटनाएं हुई है उनसे मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ जो वहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि उनसे मुलाकात करेंगे। तो आज 11 बजे रायपुर से रवाना होंगे और 12 बजे बलौदा बाजार पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण भी करेंगे और संभव है कि दोपहर बाद सारे पक्षों से मुलाकात के बाद बलौदा बाजार में ही कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी करेंगे। जी गौरव, कौन कौन जा रहा है कांग्रेस की ओर से? जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा और कौन कौन रहेगा मौजूद? निश्चित रूप से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास मैन समेत जो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं, जो वरिष्ठ नेता है, जनप्रतिनिधि, तमाम लोग आज सुबह 11 बजे रवाना होंगे। सबसे पहले घटनास्थल जाने का कार्यक्रम है। घटनास्थल पहुंचकर वे उसका निरीक्षण करेंगे। इसके बाद में विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से बलौदा बाजार में ही मुलाकात करेंगे। संभव है कि सतनामी समाज के प्रतिनिधियों से भी अलग से उनकी चर्चा हो सकती है। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी कांग्रेस के नेता संबोधित करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि बलौदा बाजार हिंसा पूरा मामला है और अब नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के साथ अन्य कांग्रेसी नेता आज घटनास्थल पर पहुंचेंगे, लोगों से बात करेंगे और सतनामी समाज के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। तो इधर बलौदा बाजार में हुए आगजनी की घटना के बाद कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया गिरौदपुरी पहुंचे। इस दौरान विधायक शेषराज हरबंस और बिलाईगढ़ विधायक कविता प्राण लहरे सहित कई नेता मौजूद थे। यहां सभी कांग्रेस नेताओं ने गुफा का निरीक्षण किया। जांच के बाद बलौदाबाजार जिला कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा है कि अमर गुफा में हुए घटना की जांच अभी तक नहीं होना भाजपा सरकार की नाकामी है। 10 जून को भीड़ इकट्ठी होने वाली है। एक पता होने के बावजूद पुलिस बल की व्यवस्था नहीं की गई। श्री डहरिया ने आगे ये भी कहा है कि अगर निरपराध लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी के नगरी गिरौदपुरी हमारे धार्मिक आस्था का केंद्र है और उस पर इस तरह की घटनाएं, जैत खाम काटने की घटनाएं हुई हैं, उस पर संज्ञान सरकार द्वारा नहीं लिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से एक बड़ी घटना है। हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी ने जो जांच कमेटी बनाई है उसके सारे सदस्य हमारे उपस्थित है, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, हमारे प्रवक्ता और सभी लोग यहाँ पे आए, समाज के भी लोग और हमारे पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी भी आज उपस्थित हुए हैं। और हम लोगों ने देखा है कि जिस तरह से यहाँ जैत खाम को काटा गया और जब FIR भी नहीं की गई थी, जब समाज के लोग आंदोलित हुए तब FIR हुआ और कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया। जो मजदूर लोग थे, वो बिहार से आए थे, उन लोगों को अरेस्ट किया गया, उनको जेल में डाला गया, अब उनको जमानत दी गई, वो फरार हैं। तो इधर बलौदाबाजार में हुई आगजनी एवं तोड़फोड़ की घटना के बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय और कलेक्ट्रेट कार्यालय बिल्डिंग में रिनोवेशन का काम जोर शोर से जारी है। बीते 48 घंटे से लगातार पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं शाखा कार्यालय को व्यवस्थित करने में पुलिस विभाग के कर्मचारी भी जुटे हुए हैं। फीडर शाखा, आवक जावक, CCTN शाखा और रिकॉर्ड रूम आगजनी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। पूरे कार्यालय को सुचारू रूप से व्यवस्थित होने और कामकाज शुरू होने में 1 सप्ताह का समय लग सकता है। मौके का जायजा लिया हमारे बलौदा बाजार संवाददाता ने। तोड़फोड़ हमारे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आगजनी की घटना के बाद आप देख सकते हैं हम यहाँ आए हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, जहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह का जो तीव्र गति से रेनोवेशन का काम चल रहा है। यहाँ पे हम उसके कुछ कमरे भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह जो है आगजनी से प्रभावित हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ का जो कंप्यूटर कक्ष है, जो दीवार यहाँ की देख सकते हैं कि किस तरह आग के धुएं की लपटों के कारण पूरी काली हो चुकी है और धीरे धीरे यहाँ का कामकाज सुचारू रूप से चलना चालू हो गया। हम आपको और अन्य कक्ष में लेके जाएंगे। आइए आप देखते हैं कि किस तरह, ये देखिए रेनोवेशन का काम, छत का काम यहाँ पे चालू है। और ये जो है यहाँ पे जो पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं जो है अपने व्यवस्थित करने के लिए अपनी फाइलों को, अपने जो कंप्यूटर सेट है उनको व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं। और हम आपको कक्ष दिखाएंगे जिसमें आगजनी की घटना से प्रभावित हुआ है। सबसे बड़े जो नुकसान हुआ है यहाँ पे जो रिकॉर्ड रूम है, रिकॉर्ड रूम की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे। ये हम आपको रिकॉर्ड रूम में लेके आए हैं जहाँ आगजनी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। यहाँ पे बहुत अधिक पुलिस विभाग के जरूरी दस्तावेज जो रखे हुए थे
उसमें बहुत सारे दस्तावेज जो जल कर राख हो चुके हैं और जब पुलिस विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी जो अभी कुछ जो दस्तावेज है उनको व्यवस्थित करने में यहाँ जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह अलमारियां जो हैं आग के धुएं से एकदम काली पड़ गई हैं और जो मजदूर यहाँ पे जो रंग रोगन एवं पुताई का काम चालू है, तो किस तरह यहाँ तोड़फोड़ आग है जिसका अब धीरे धीरे यहाँ पे पुलिस अधीक्षक कार्यालय काम सुचारू रूप से चालू हो रहा है। हम आपको आगे की खबर भी दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। कुश अग्रवाल, आई न्यूज़ पलाज। इधर लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सभी विजयी सांसदों से क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने 1-to-1 चर्चा की है। सांसदों से चर्चा में अजय जामवाल ने लोकसभा चुनाव का फीडबैक लिया। इस दौरान अधिक से अधिक अपने क्षेत्र की जनता के संपर्क में रहने की सलाह भी दी गई है। साथ ही चुनाव के दौरान किए गए कमिटमेंट को पूरा करने और अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से सदन में उठाने को कहा है। मामले में सदन सदस्यों से चर्चा की। संगठन महामंत्री अजय जामवाल सभी नवनिर्वाचित जीते हुए सांसदों से चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ सांसद विजय बघेल जी है। सर, आज बैठक यहां पर हुई है, 1-to-1 चर्चा हुई है, क्या कुछ विषय रहा, मुद्दा रहा? कोई विषय नहीं रहा है, मैं तो सामूहिक रूप से आप लोग को बता चुका हूं। एक औपचारिक बैठक थी, चुनाव के बाद सांसदों के साथ बैठना ये हमारी पार्टी की परंपरा है और माननीय जामवाल जी, माननीय पवन साय जी के साथ बैठ के चर्चा हुई। पिछले बार से लीड बढ़ा, उसके लिए बधाइयाँ भी दी, आगे के लिए शुभकामनाएं दी और इस चुनाव के बाद और क्या अच्छा कर सकते हैं और इस चुनाव में कोई कमी, कोई परेशानी आई है उसके बारे में चर्चा की है। ये तो हमारे जो हमारे प्रमुख संरक्षक के रूप में है लोग, वो इस तरह की बात करते हैं, पूछते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और वही बातें आज पारिवारिक तौर पे हुई है। सर, कोई गिले शिकवे पर भी बात हुई है क्या? कोई गिले शिकवे बात नहीं, गिला शिकवा है ही नहीं है, अच्छे से जीते हैं, सरकार बनी है, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सर, आगे क्या प्राथमिकताएं, किस तरह से काम करेंगे जनता के? केंद्र सरकार में मोदी जी की सरकार, यहाँ माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार और दोनों मिलके एक डबल इंजन सरकार मिली है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अपने क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ में हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। बिल्कुल, ये सांसद विजय बघेल जी जो आज जो है क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल के साथ इनकी जो है 1-to-1 चर्चा हुई और उनका कहना है कि आगे किस तरह से काम करना है, क्या रोड मैप रहा है, इन सभी को लेकर बातचीत हुई है। कैमरामैन रिजवान के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, INH न्यूज़ रायपुर। अभी चुनाव जीतने के बाद पहली बार हमारे माननीय संगठन मंत्रियों से मिलना हुआ और मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करने आया था कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, पार्टी के द्वारा टिकट दिया, इसलिए चुनाव जीतने के बाद धन्यवाद करने के लिए आया था। निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं ने काफ़ी मेहनत किया और जीत का परिणाम तो जो भी हो, अंतर से कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता और जीत तो जीत होती है और जो कसमकस में जो जीत होता है, संघर्ष के बाद जो जीत होती है, उसमें ज्यादा आनंद आता है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो चलिए एक बार फिर से आप छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री के साथ ही अन्नदाता किसान नई फसल की तैयारियों में जुट गए हैं। कृषि विभाग ने भी खाद बीज की उपलब्धता को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है, लेकिन इसी बार किसानों को सोसाइटी से वर्मा कंपोस्ट नहीं मिलेगा बल्कि रासायनिक खाद मिलेगा, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी को लेकर काफी शिकायतें आ रही है। छत्तीसगढ़ में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कांग्रेस सरकार ने गोबर खरीदी की शुरुआत की। वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर इसे खेतों तक पहुंचाया, लेकिन इसके गुणवत्ताहीन होने की शिकायतें भी सामने आई। किसानों को दबावपूर्वक वर्मी कंपोस्ट लेने मजबूर करने के आरोप भी लगे। लेकिन इस साल किसानों को पहले की तरह रासायनिक खाद का ही प्रयोग करना होगा, क्योंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही गोबर की खरीदी बंद है। इस वजह से गौठानों में जैविक खाद और कंपोस्ट खाद का उत्पादन बंद है। वर्तमान सरकार का तर्क है कि पिछली सरकार में किसानों को जबरन कंपोस्ट खाद लेने के लिए मजबूर किया जाता था, उन्हें गुणवत्ता युक्त खाद उपलब्ध नहीं कराया जाता था। कृषि मंत्री रामविचार नेताम कहते हैं कि सरकार का फोकस किसानों को गुणवत्ता युक्त खाद बीज उपलब्ध कराना है। वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया कहते हैं कि इस सरकार ने पिछली सरकार की हर अच्छी योजना को ही बंद कर दिया है। देखिए, पूर्व की सरकार में जिस प्रकार से किसानों को छला गया, ठगा गया और धोखा दिया गया,
कि अमानक जो कंपोस्ट खाद के नाम पे, जैविक खाद के नाम पे किसानों को प्रेशर दे करके उन्हें दबाव पूर्वक उन्हें खाद पहुंचाया गया, जो कहीं भी गुणवत्तापूर्ण नहीं रहा। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हम किसानों को गुणवत्ता युक्त जो है खाद बीज पहुंचाने का काम कर रहे हैं और पूरा करें। मैंने यही कहा ना कि गौठान में हमारे पूरे गांव के लोगों को रोजगार मिलता था, गौठान समिति बनी हुई थी, सरकार की तरफ से उसको अनुदान मिलता था, जैविक खाद का निर्माण होता था, तो हमारी कृषि भी सुधर रही थी। आज भारतीय जनता पार्टी के राज में किसान प्रताड़ित हैं और पूरे प्रदेश की जनता प्रताड़ित है। छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी से लेकर जैविक खाद के उत्पादन का उद्देश्य तो अच्छा था, लेकिन धरातल पर इसका क्रियान्वयन बेहतर ढंग से नहीं हो पाया। यही वजह है कि आज न सिर्फ जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन बंद हो चुका है, बल्कि अब एक बार फिर अन्नदाता रासायनिक खाद पर निर्भर हो गया है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर दुर्ग की सरस्वती नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना का जमकर मजाक बनाया जा रहा है। आवास योजना के तहत 522 घर बनाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों के बसने से पहले ही यह घर खंडर होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल 2019 में आवास बनना शुरू हुआ था, जो 2022 में बनकर तैयार हो गए, लेकिन रखरखाव में कमी की वजह से असामाजिक तत्व 522 मकानों की खिड़की और दरवाजे सहित जमीन से लगी टाइल्स भी उखाड़ कर ले गए हैं। आलम यह है कि यहां 90% से अधिक घरों के दरवाजे खिड़कियों की चोरी हो चुकी है। दुर्ग निगम आयुक्त के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान अभी निगम को हैंडओवर नहीं किया गया है। साथ ही अभी तक निर्माणाधीन एजेंसी का पेमेंट भी पूरा नहीं हुआ है। ये भी बताते चले कि 30 करोड़ रुपए में से लगभग 24 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। तैयार हो गए हैं और जोन भी यहाँ पे खिड़की दरवाजा जितना भी लोहा के सामान है पूरा चोरी हो गए। पूरा जो लगे हुए ओला निकाल के ले जाते लोग हैं। यहाँ के लोग का यहाँ के कुछ ऐसे लोग जो शराबी व्यक्ति है, जो जुआरी व्यक्ति है, यहाँ दिन भर ताश जुआ चलते, दिन भर ताश जुआ खेलते, दिन भर दारू पीते। शाम के समय, रात के समय यहाँ पे इतना घटिया स्थिति होती कि यहाँ लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होते। करीब 1.5 साल पहले का मामला है। जब बनाया उसके बाद वो चोरी हो गई करके जो ठेकेदार हैं उन्होंने निर्माणाधीन अवधि में ही शिकायत की। इसके संबंध में थाना प्रभारी को भी पत्राचार किया गया, SP साहब को भी पत्राचार किया गया, उनके द्वारा भी और निगम के द्वारा भी सुरक्षा के लिए। किंतु उसके बावजूद भी बहुत सारी लगभग खिड़कियां और दरवाजे वहां की चोरी हो चुके हैं। इधर रायगढ़ पुलिस के लिए चिटफंड कंपनियों से वसूली एक चुनौती बन गई है। रकम वापसी के लिए 85,000 से अधिक लोगों ने आवेदन कर रखा है। लोगों ने इन कंपनियों में 215 करोड़ से अधिक का निवेश किया है। नियमानुसार इन कंपनियों से निवेश की राशि वापस दिलाने की बात कही गई है, लेकिन जानकर हैरानी होगी कि चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सिर्फ 31 मामले ही दर्ज किए गए हैं। वहीं रकम वापसी की बात करें तो पुलिस चिटफंड कंपनियों की महज 2.5 करोड़ की संपत्ति का आकलन कर पाई है, जिसकी कुर्की की कार्रवाई शेष है। इसके अलावा ज्यादातर कंपनियां दूसरे प्रदेशों की हैं। कंपनियों के डायरेक्टर भी अन्य प्रदेशों के हैं। ऐसे में इनकी गिरफ्तारी भी पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। जो भी शिकायत प्राप्त होती है उसको तत्काल उस पर कार्रवाई की जा रही है। रायगढ़ जिले में चिटफंड के टोटल 21 चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध ऑलरेडी प्रकरण पंजीबद्ध किए जा चुके हैं और जिसमें लगातार मुख्य कार्रवाई में गिरफ्तारी किया जाता है एवं संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। लगभग 67 आरोपियों को ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका है और संपत्ति कुर्की में 2 कंपनियों के करीब 4.5 करोड़ की संपत्ति की अंतरिम आदेश कलेक्टर महोदय के द्वारा भी किया जा चुका है।